वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों की पढ़ाई उम्मीद है बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी स्टूडेंट्स हम लोग कुछ दिनों से जिस लेसन को पढ़ रहे थे उसका नाम था विलियन, जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के मैंने इससे पहले कई सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। जो भी स्टूडेंट्स आज मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो यदि सीक्वेंस से सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर विलियन चैप्टर को खोलकर क्रम से पूरा एक एक लाइन से देख लें। जितने भी वीडियोस हैं बिल्कुल सीक्वेंस से बने हुए हैं, आपको दाएं से बाएं भटकने की ज़रूरत नहीं है। 100% क्वेश्चंस आपको इन वीडियो से मिल जाएंगे, फिर चाहे वो किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम क्यों ना हो। 100% क्वेश्चन, ठीक है। तो आप सभी लोग बस क्रम से जुड़े रहिए और ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, नोट्स तैयार कर लीजिए। उम्मीद है आप सभी लोग इस तरह से अगर काम करोगे तो आप बहुत अच्छी केमिस्ट्री सीख जाओगे। हम सभी लोगों ने पिछले वीडियो में जिस टॉपिक को पढ़ा था उसका नाम था विलेयता। विलेयता क्या होती है हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने बताया था कि हम इस चैप्टर में 2 प्रकार की विलेयताओं को पढ़ेंगे। ठोसों की द्रवों में विलेयता, ये हम पिछले वीडियो में पूरी तरह डिटेल से पढ़ चुके हैं। एक टॉपिक मेरा उसमें मिस हो गया था, उसको मैं यहाँ ले रहा हूँ। देखो, ठोसों की द्रवों में विलेयता ये वैसे तो हम पढ़ चुके हैं। हमने आपको लास्ट में बताया था कि जो पदार्थ ऊष्मा शोषी होते हैं, मतलब जिन पदार्थों को जल में घोलने की प्रक्रिया ऊष्मा शोषी होती है, उनका तापमान बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। और यदि वो पदार्थ जल में घोलने पर ऊष्मा क्षेपी प्रक्रिया दर्शाते हैं तो उनकी विलेयता तापमान बढ़ाने से घट जाती है, ऐसा बताया था। यहाँ कुछ एक पदार्थ और हैं, वो पदार्थ कुछ और हैं, उसका नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे Na2SO4.10H2O, सॉरी .10H2O। इसको बोलते हैं ग्लोबल सॉल्ट, इसको बोलते हैं ग्लोबल लवण। ये असामान्य व्यवहार दर्शाता है। हम देखते हैं कि इसको अगर हम 32.4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें, 34.2 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें तो पहले यहाँ तक, इस पॉइंट तक सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। और जैसे ही टेम्परेचर 32.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है इसकी विलेयता घट जाती है, सॉल्युबिलिटी घट जाती है। तो कभी कभी लोग पूछ लेते हैं कि Na2SO4.10H2O, जिसको हम ग्लोबल सॉल्ट कहते हैं, इसकी विलेयता तापमान से किस प्रकार बदलती है। तो आप बोलोगे पहले 32.4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो विलेयता बढ़ती है, फिर उसके बाद गर्म करेंगे तो विलेयता घट जाती है। कोई पूछते हैं कारण क्या होता है, तो 32.4 डिग्री सेल्सियस तक जब इसको गर्म किया जाता है तो इसमें समस्त क्रिस्टलन जल बाहर निकल जाता है, मतलब ये निर्जल हो जाता है। और जब निर्जल हो जाता है तो फिर उसकी विलेयता घटने लगती है। पहले इसकी विलेयता 10H2O जुड़े होने की वजह से इंक्रीज़ करती है, फिर 32.4 जिसको हम संक्रमण तापमान कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं, उस टेम्परेचर के बाद यदि हम इस पदार्थ को गर्म करते हैं तो समस्त क्रिस्टलन जल निकल जाता है, ये निर्जलीय हो जाता है। और फिर उसके आगे अगर हम गर्म करेंगे तो इसकी विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है। ये टॉपिक हमारा पिछले वीडियो से रिलेटेड था, वहीं जोड़ लीजिएगा। आज के टॉपिक में हमें बात करनी है गैसों की द्रवों में विलेयता। गैसों की द्रवों में विलेयता, आप इसको उदाहरण से पहले समझो। जैसे हमने देखा कि पानी में ऑक्सीजन घुली होती है, जिस वजह से मछलियाँ जल के अंदर जीवित रहती हैं, वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को सांस के रूप में लेती हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल वगैरह देखी होगी, उसमें CO2 गैस रहती है, घुली हुई रहती है। ऐसे ढक्कन खोलोगे तो झाग के रूप में वो गैस बाहर निकलती है, देखी होगी आप लोगों ने। आपने द्रव अमोनिया का नाम भी सुना होगा। लिक्विड अमोनिया अलग चीज़ है और अमोनिया का अमोनिया का विलयन, अमोनिया का जलीय विलयन, ठीक है, ध्यान रखना। अमोनिया का जलीय विलयन मतलब अमोनिया जो है वो जल से अगर क्रिया कर ले तो क्या बन जाता है, NH4OH। तो इस NH4OH को हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो बोलते ही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अमोनिया का जलीय विलयन। मतलब अमोनिया गैस है, इसको हम जल में घोलें तो वो बन जाता है अमोनिया का जलीय विलयन। इसी तरह से HCl जो है वो गैस के रूप में पाई जाती है, मगर इस HCl को अगर हम जल में घोल दें तो हमें मिलेगा HCl एक्वस। मतलब HCl का जलीय विलयन जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपने देखो लैब में देखा होगा HCl की बोटल्स रहती हैं, मतलब बोटल्स में HCl भरा हुआ रहता है ना। तो ये HCl बेसिकली गैस है। उस गैस को हमने जल में घोला, वो घुल गई और घुलने के बाद
HCl का जलीय विलयन मिल गया जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी तरह से अमोनिया का जलीय विलयन भी बोतलों में भरा रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये बेसिकली अमोनिया का ही जलीय विलयन है। तो हमने देखा कि कई सारी गैसें हैं जो किसी न किसी विलायक में घुलनशील होती है। मैंने फिर बताया था विलायक हमारा जल सर्वश्रेष्ठ विलायक है, इसलिए हम ज़्यादातर जगहों में जल विलायक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जल विलायक के तौर पर ही इस्तेमाल करना है, आप कुछ और विलायक इस्तेमाल करके देख सकते हो, मगर यहाँ पर हम 99.99% केसेस में विलायक के तौर पर ज़्यादातर जगहों में हम जल का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा कहने का मतलब है कि हमने देखा कि बहुत सारी गैसें हैं जो जल में घुलती हैं, तो इसलिए हमें टॉपिक पढ़ना पड़ा कि जो गैसें हैं उनकी द्रवों में विलेयता किस प्रकार बदलती है, क्या कारण हो सकते हैं, तमाम चीज़ें आपके दिमाग में क्वेश्चंस उठते होंगे। तो हमारा इसलिए टॉपिक जो हम लोगों को आज पढ़ना है उसका नाम है गैसों की द्रवों में विलेयता। समझ में तो आ रहा होगा कि गैसें भी द्रव में विलेय होती हैं। अब गैसों की द्रवों में विलेयता पढ़ने के लिए हमें दो टर्म पहले सीखने पड़ेंगे। एक टर्म है एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस, या जिसको हम बोलते हैं गैसों का अवशोषण, और दूसरा टर्म है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, या जिसको बोलते हैं अवशोषण गुणांक, जिसको हम अल्फा से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो आप याद रखो, जैसे शक्कर है उसको हमने पानी में घोला, घुल गया और वो घुलता चला गया, 2 ग्राम शक्कर भी घुल गई, 10 ग्राम भी घुल गई, 25 ग्राम भी घुल गई, तो शक्कर ढेर सारी घुल जाती है। मगर जब हम गैसों को द्रव में घोलते हैं तो गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं घुलती है, थोड़ी बहुत गैस ही घुलती है। कुछ गैसों को छोड़ दिया जाए, कुछ गैसें थोड़ी ज़्यादा घुल जाती हैं, बट वो भी इतनी ज़्यादा नहीं घुलती है जैसे शक्कर घुल रही है, नमक घुल रहा है। तो गैसें जल में उतनी घुलनशील नहीं होती हैं जितने की ठोस होते हैं। मतलब गैस को जब हम किसी द्रव में घोलेंगे तो उसकी एक लिमिटेड थोड़ी सी मात्रा ही उसमें घुलेगी। तो हम कहते हैं कि गैसों का क्या हो गया, अवशोषण हो गया। तो गैसों का अवशोषण का मतलब है गैसें निश्चित मात्रा, मतलब किसी विलायक की निश्चित मात्रा में, किसी विलायक की निश्चित मात्रा में जब हम किसी गैस को घोलते हैं तो गैस की एक निश्चित मात्रा ही उसमें घुलती है, या कहें तो अवशोषित होती है। इसलिए इस टर्म को हम बोलते हैं, गैसों के घुलने की प्रक्रिया के टर्म को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं गैसों का अवशोषण हो गया। गैसों की द्रव में विलेयता, इस शब्द के अलावा हम एक और नया शब्द इस्तेमाल करते हैं, गैसों का अवशोषण। ये वही चीज़ है, गैसें जब किसी विलायक में घोलते हैं तो निश्चित मात्रा में, विलायक की निश्चित मात्रा में गैस की एक निश्चित मात्रा ही उसमें क्या होती है, घुलती है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं गैसों का अवशोषण। अब हमें बात करना है अवशोषण गुणांक की। तो देखो अवशोषण गुणांक के लिए आप ऐसा समझो, एनटीपी पर, नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, एनटीपी पर विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक की निश्चित मात्रा में गैस की, विलायक की निश्चित मात्रा में गैस की जितनी मात्रा अवशोषित होती है, या कहें तो घुलती है, अवशोषित होती है, उसे एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या अवशोषण गुणांक कहते हैं। इसको अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तापमान फिक्स होना चाहिए, प्रेशर फिक्स होना चाहिए। तो आप क्या कहते हो, निश्चित ताप एवं दाब पर। हमने ये शब्द ना बोल करके क्या कह दिया, एनटीपी पर। इसमें टेम्परेचर भी फिक्स है, प्रेशर भी फिक्स है। तो एनटीपी पर या निश्चित ताप एवं दाब पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में गैस की जितनी मात्रा अवशोषित होती है, उसी गैस की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, अवशोषण गुणांक या एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बोलते हैं। इसको अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया। हमने कहा अल्फा का मान ज़्यादा है तो आप बोला ज़्यादा गैस घुल रही है। हमने बोला अल्फा का मान कम है तो आप बोलोगे कम गैस घुल रही है। हमने बोला अवशोषण गुणांक का मान ज़्यादा है तो आप बोलोगे अवशोषित गैस ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब ज़्यादा घुल रही है। तो अवशोषण गुणांक को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि गैस ज़्यादा मात्रा में घुल रही है या गैस कम मात्रा में घुल रही है। क्लियर है। तो हमने पहले सीखा गैस का अवशोषण क्या होता है और अवशोषण गुणांक क्या होता है। इसको सीखने के बाद अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग आएगा
फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, या कहें तो गैस, या कहें तो गैसों की विलेयता, गैसों की द्रवों में विलेयता, या ठीक है, गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, को प्रभावित करने वाले कारक। अब एक चीज़ तो दिमाग में आ गई कि गैसें जल में या द्रव में घुलनशील होती हैं, तो गैसें कब ज़्यादा घुलेंगी कब कम घुलेंगी, इन कंडीशंस को देखना है। इसी को हम बोलते हैं गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक होता है नेचर ऑफ गैस, या जिसको हम बोलते हैं गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति देखो बहुत सिंपल है, दो तरह की गैसें होती हैं, दो पार्ट्स बांट दिए मैंने। एक गैस वो होती है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये जल के साथ कोई भी क्रिया नहीं करती है, जल में जाएंगी क्रिया नहीं करेंगी। तो जब गैसें ऐसी हों जो जल के साथ क्रिया ना करें, ऐसी गैसें जल में कम घुलनशील होती हैं, या इनकी विलेयता क्या होती है, कम होती है। और दूसरी कैटेगरी है अमोनिया है, HCl है, HBr है, SO2 है, CO2 है, H2S है। ये सभी गैसें ऐसी हैं जो जल के साथ क्रिया कर लेती हैं, या तो कोई बॉन्ड वॉन्ड बना लेंगे, हाइड्रोजन बंध वगैरह है, या तो फिर वो खुद आयनित हो जाएंगी, मतलब कुछ ना कुछ क्रिया करेंगी। तो ये वो गैसें हैं जो जल के साथ क्रिया कर लेती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी गैसें हैं। तो यदि कोई गैस ऐसी है जो जल के साथ क्रिया करके कोई अन्य बॉन्ड बना लेती है या फिर उसमें आयनित हो जाती है, तो ऐसी गैसों की जल में विलेयता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, ज़्यादा होता है। तो गैस की प्रकृति, तो हम क्या लिखेंगे, वे गैसें जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, उन गैसों की जल में विलेयता कम होती है। उदाहरण के लिए हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि। उसके आगे नेक्स्ट लिखेंगे, तथा वे गैसें जो जल में घुलकर या तो आयनित हो जाती हैं या जल के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं, जैसे ये देखो। तो ऐसी गैसों की जल में घुलनशीलता का मान क्या होता है, अधिक होता है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया नेचर ऑफ गैस। दूसरे पॉइंट में देखो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम बोलते हैं विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, ठीक है। अब देखो विलायक आपको पता है दो तरह के हैं, एक का नाम है ध्रुवीय विलायक और एक का नाम है अध्रुवीय विलायक, ठीक है। हम उदाहरण के लिए दो गैसें ले रहे हैं, एक का नाम है HCl, दूसरे का नाम है अमोनिया। ये वो गैसें हैं जो आयनिक प्रवृत्ति की हैं। देखो HCl में क्या है, H+ है, Cl- है, ठीक है। तो जो गैसें आयनिक प्रवृत्ति की होती हैं वो गैसें ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होती है। ध्रुवीय विलायक का उदाहरण है जल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है HCl और अमोनिया जल में घुलनशील है, और अध्रुवीय विलायक का नाम है जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, बेंजीन, ये सब कैसे हैं, अध्रुवीय विलायक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि HCl और अमोनिया जल में घुलनशील हैं, किंतु HCl और अमोनिया कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलनशील क्यों नहीं है। तो आप बोलोगे HCl और अमोनिया वो गैसें हैं जो आयनिक प्रवृत्ति की होती हैं, ध्रुवीय प्रवृत्ति की होती हैं, इसलिए ये ध्रुवीय विलायकों में घुल जाती हैं। तो आप बोलोगे ध्रुवीय विलायकों में क्यों घुल जाती हैं, ध्रुवीय है तो ध्रुवीय विलायकों में क्यों घुल जाती हैं। तो उसको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, द्विध्रुव इंटरेक्शन होता है, इसलिए यहाँ इनमें घुलनशीलता बढ़ जाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन नहीं है, इसलिए ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील नहीं होती हैं। तो ये हो गया नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कर लोगे। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जिसको हम बोलते हैं तापमान का प्रभाव, ठीक है। देखो तापमान का प्रभाव आप ऐसा समझो, जैसे हमारे पास कोई द्रव है, उसमें कोई गैस घुली हुई है, हमने गर्म कर दिया तो गैस क्या होगा, जो घुली होगी वो बाहर निकल जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि जो गैस है उसके जो घुलने की जो प्रक्रिया है, उसके जो घुलने की प्रक्रिया है उसमें ऊष्मा निकलती है। मतलब ये घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रकार की है। मतलब गैसों की द्रव में घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रकार की होती है। गैसों की द्रव में घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रकार की होती है। तो यदि हम तापमान में वृद्धि कर दें तो जो गैस घुल गई थी वो बाहर निकल जाएगी, वो गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो तापमान बढ़ाने पर सामान्य तौर पर गैसों की विलेयता घट जाती है। क्यों घट जाती है, क्योंकि गैसों के जो घुलने की प्रक्रिया है वो ऊष्माशोषी नहीं है, वो ऊष्माक्षेपी प्रकार की है। ऊष्माक्षेपी प्रकार की प्रक्रिया होने की वजह से तापमान बढ़ाने पर गैसों की विलेयता द्रव में कम हो जाती है। कहें तो गर्म पानी में ऑक्सीजन कम होती है और ठंडे पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। गर्म पानी में ऑक्सीजन कम क्यों होती है, क्योंकि गर्म पानी करने से गैसों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और बाहर निकल जाती है गैस, ऐसा समझ लो। तो गर्म करने पर
गैसों की विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है। अधिकांश जगहों पर, अधिकांश गैसों के साथ ऐसा ही होता है। कोई पूछे कि गर्म करने पर गैसों की विलेयता क्यों घट जाती है, तो आप बोलोगे गैसों के जल में घुलने की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है, ऊष्मा क्षेपी प्रकार की होती है, इसलिए तापमान बढ़ाने पर उसकी विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है। मगर 2-3-4 गैसें ऐसी हैं, उदाहरण मैं लिख रहा हूँ, एक गैस है हाइड्रोजन है, एक गैस है हीलियम है। ये गैसें जब जल में घुलती हैं तो इनके घुलने की जो प्रक्रिया होती है वो ऊष्मा शोषी प्रकार की होती है। इसका मतलब अगर हम तापमान का मान बढ़ाएंगे तो उसमें हाइड्रोजन हीलियम गैस क्या हो जाएगी, अधिक मात्रा में घुल जाएगी। मतलब ठंडे पानी में हाइड्रोजन और हीलियम गैस कम घुलेगी और गर्म पानी में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की घुलनशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मगर अन्य गैसें मतलब ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, CO2 है, अन्य गैसों की जो घुलनशीलता है वो तापमान बढ़ाने पे घटती है। मगर 1-2 गैसें हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, जिनकी जल में घुलनशील होने की प्रक्रिया कैसी होती है, ऊष्माशोषी प्रकार की होती है, उनमें तापमान का मान बढ़ाने पर इन गैसों की विलेयता बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा तीसरा कारक हो गया। अब हमें चौथा और लास्ट कारक पढ़ना है जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं दाब का प्रभाव। और दाब का प्रभाव स्पष्ट करने के लिए हम लोगों को पढ़ना है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, तो हम हेनरी के नियम को पढ़ते हैं। देखिए, गैसों की द्रवों में विलेयता के ऊपर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, इसे बताने के लिए हेनरी का नियम आया। हेनरी का नियम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। बोर्ड एग्जामिनेशन में सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हेनरी का नियम क्या है, इसकी सीमाओं का उल्लेख कीजिए। या फिर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछता है कि गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। का स्पष्ट करने के लिए हेनरी का प्रभाव लिखिए एवं इसकी सीमाओं का उल्लेख कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आपसे बोर्ड में पूछा जाता है। तो देखो, आप नॉर्मली चीज़ समझो, हमारे पास कोई लिक्विड है, द्रव है, उसके ऊपर कोई गैस है, हमने उस गैस पर दबाव लगाया, तो बताओ दबाव लगाने से वो गैस कहाँ जाएगी, उस द्रव के अंदर चली जाएगी। सीधा सीधा मतलब है कि दबाव लगाने से गैस ज़्यादा अंदर चली जाएगी, मतलब ज़्यादा घुल जाएगी। तो सीधा हमारे दिमाग में एक जहन में एक बात तो आ गई कि दाब लगाने पर गैसों की द्रव में विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये हमने एक्सपेरिमेंट से समझ लिया। अब हम उसी एक्सपेरिमेंट की बात, ये आप समझते हो, यही चीज़ सबसे पहले हेनरी ने कर ली और हेनरी ने अपना एक नियम दे दिया, तो वो हेनरी का नियम चलने लगा। अब हेनरी ने क्या बात बोली, दो चीज़ें इन्होंने खास बात बोली। सबसे पहले, हम जिस गैस को द्रव में अवशोषित करा रहे हैं उस गैस की 2 कंडीशन होनी ही चाहिए। नंबर 1 कंडीशन क्या है कि उस गैस को विलायक के साथ या कहें तो जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए, कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। मतलब जिस गैस को हम किसी विलायक में घोल रहे हैं उस गैस का उस विलायक के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए। पहली चीज़, अगर रिएक्शन हो रहा है तो हेनरी का नियम नहीं लगेगा। तो यदि कोई गैस किसी विलायक में घोलने पर रासायनिक रूप से कोई अभिक्रिया नहीं करती है तो दबाव लगाने पर, प्रेशर लगाने पर जो विलायक है उसमें जो गैस की जो मात्रा है जो घुलेगी वो बढ़ेगी। प्रेशर लगाएंगे, मात्रा बढ़ेगी। मतलब गैस की जो मात्रा है, घुली हुई जो मात्रा है, वो प्रेशर के क्या होती है, समानुपाती होती है। इस नियम को हम क्या बोलते हैं, हेनरी का नियम। ध्यान से लिखना, इसकी वर्डिंग्स बड़ी उल्टी सीधी है, ध्यान से समझना इसे। देखो क्या लिखा है, किसी गैस की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव स्पष्ट करने के लिए विलियम हेनरी ने 1803 ईस्वी में एक नियम प्रस्तुत किया जिसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। अभी भी बताया, ये तो भूमिका है कि गैस की द्रव में विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। इसको समझाने के लिए 1803 में विलियम हेनरी ने एक नियम प्रस्तुत किया जिसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, अब यहाँ से आपकी भाषा स्टार्ट होती है। इस नियम के अनुसार यदि कोई गैस विलयन बनाने की प्रक्रिया में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहती है, हमने क्या बताया, गैस जब जल में घुलेगी तो उसको रिएक्शन नहीं करना है, उसको अभिक्रिया नहीं करनी है, रासायनिक रूप से क्या करना है, अपरिवर्तित रहना है। देखो भाषा पढ़ो, यदि कोई गैस
विलयन बनाने मतलब जल में घोलेंगे तो विलयन बन जाएगा, विलायक में कोई गैस घुलेगी तो विलयन बन जाएगा। तो कोई गैस विलयन बनाने की प्रक्रिया में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहती है, तो मतलब जब गैस क्रिया नहीं कर रही है तब आगे की बात करेंगे। अगर क्रिया कर लेगी तो फिर इस हेनरी के नियम का मतलब ही नहीं है। यदि कोई गैस विलयन बनाने की प्रक्रिया में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहती है तो स्थिर ताप पर, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, स्थिर ताप पर, आपको बताया था ना टेम्परेचर बदलने से गैस की विलयता बदल जाती है, इसलिए ताप को क्या कर दिया, स्थिर कर दिया। तो क्या बोला, यदि कोई गैस विलयन बनाने की प्रक्रिया में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहती है तो स्थिर ताप पर द्रव के एक निश्चित आयतन में, जो हमने विलायक लेना है वो कितना भी नहीं ले लेना है, एक निश्चित आयतन में हम स्टडी करेंगे ना। तो हमने क्या बोला, यदि कोई गैस विलयन बनाने की प्रक्रिया में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहती है तो स्थिर ताप और द्रव की एक निश्चित मात्रा के आयतन में, निश्चित आयतन में घुलित गैस का द्रव्यमान विलयन के साथ साम्यावस्था में स्थित गैस के दाब के समानुपाती होता है। मतलब जैसे गैस है वो विलयन में घुल रही है, कभी उसका मन नहीं हो रहा तो बाहर भी आ रही है, फिर घुल रही है तो बाहर भी आ रही है। तो इसका मतलब एक साम्य स्थापित हो जाए, मतलब ऐसा नहीं है कि आप गैस लाए, विलायक कोई विलायक लेके आ गए और कोई गैस लेके आए, इनको आपने तुरंत संपर्क में लाया और तुरंत नोट कर लिया, तुरंत नहीं करना है। यू हैव टू वेट, आपको कुछ वेट करना पड़ेगा। क्यों, गैस जब उस द्रव के संपर्क में आएगी तो ज़रूरी नहीं है कि वो तुरंत उसमें घुलने लगे। दबाव लगाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि तुरंत घुलने लगे, हाँ पहले वो घुलेगी, फिर उसको लगेगा नहीं हम ज़्यादा घुल गए, हम बाहर आ जाएंगे। तो इसका मतलब कोई हमने विलायक लिया, उसके ऊपर हमने गैस रखी, हमने दबाव लगाया, दबाव लगाने के बाद थोड़ा सा वेट किया। वेट क्यों किया, कि एक साम्य स्थापित हो जाए, गैस को जितना घुलना था उतना घुल जाए। तो हम देखेंगे कि हाँ दाब बढ़ाएंगे तो गैस की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी, गैस की जो विलयन में जो मात्रा है, जो द्रव्यमान है उसका, वो दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है साम्य अवस्था में। शर्त क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। शर्त क्या है, विलायक की मात्रा क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। शर्त क्या है कि गैस को विलायक के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए। 3 शर्तें हैं। क्या क्या शर्तें हैं, कि गैस को विलायक के साथ रिएक्शन नहीं करनी है, टेम्परेचर का मान कांस्टेंट है, और जो हमारे पास विलायक है उसकी निश्चित मात्रा आपको लेनी है। और साम्य अवस्था स्थापित होने के बाद अगर हम चीज़ों को नोटिस करेंगे तो हम देखेंगे कि विलयन में जो गैस की मात्रा है वो गैस के दबाव के समानुपाती होती है, या कहें तो m समानुपाती क्या होता है, p होता है। पढ़ के देखिए एक बार दोबारा। यदि कोई गैस विलयन बनाने की प्रक्रिया में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहती है तो स्थिर ताप पर द्रव के एक निश्चित आयतन में घुलित उस गैस का द्रव्यमान विलयन के साथ साम्य अवस्था में स्थित गैस के दाब के समानुपाती होता है। उसके आगे लिखा है, यदि किसी निश्चित तापमान तथा सामान्य दाब P पर किसी गैस के m ग्राम गैस घुली हो तो हेनरी के नियम से m समानुपाती क्या हो जाएगा, P के। समानुपाती का चिन्ह हटेगा, आएगा K, जहाँ K क्या होता है, नियतांक। अगर इस मात्रा को ग्राम में ना लेकर के हम मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त करें, लिखा है यदि विलयन में घुलित गैस का मोल प्रभाज चाई हो तो हेनरी के नियम को हम निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं, P समानुपाती चाई। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो K न लिखकर हमने लिखा है KH, जहाँ KH क्या होता है, हेनरी स्थिरांक। सवाल हम इस सूत्र से करेंगे, P समानुपाती क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, KH इंटू चाई। चाई क्या है, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज हमने डिटेल में आपको पढ़ा दिया है। अब इसका इस्तेमाल करेंगे और सवालों को सॉल्व करेंगे। हेनरी के नियम पर अगर हम सवालों को करेंगे तो ये सूत्र इस्तेमाल होगा, बाकी कोई सूत्रों का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। कर लोगे इसे। अब बात कर लेते हैं कि हेनरी के नियम की लिमिटेशन क्या है, सीमाएँ क्या हैं। तो देखो हेनरी के नियम की बड़ी 3 सीधी सी सीमाएँ हैं। पहली चीज़ ये है कि हेनरी का नियम आदर्श गैसों के ऊपर तो लागू होता है, वास्तविक गैसों के ऊपर लागू नहीं होता है। अब आदर्श गैसें हैं ही नहीं, सारी की सारी गैसें तो क्या होती हैं, वास्तविक गैसें। हाँ, वास्तविक गैस जो है वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार प्रदर्शित कर सकती है। कब करेगी प्रदर्शित, जब टेम्परेचर का वैल्यू ज़्यादा हो और प्रेशर का वैल्यू कम हो, तापमान का मान ज़्यादा हो, मतलब उच्च तापमान हो और दबाव कम हो, तो यही वास्तविक गैस कैसा व्यवहार करेगी, आदर्श गैस। तो हम क्या लिखेंगे कि जो हेनरी का नियम है वो आदर्श गैसों पर पूर्णतः लागू होता है, किंतु वास्तविक गैसों पर केवल तभी लागू होता है जब उच्च तापमान हो
और निम्न दाब हो। उच्च तापमान और निम्न दाब होने पर यही वास्तविक गैसें आदर्श गैस की तरह व्यवहार प्रदर्शित करने लगती हैं। इसलिए वास्तविक गैसें यदि हेनरी का नियम का पालन करना चाहती हैं तो आपको शर्त कौन सी लगानी पड़ेगी? उच्च तापमान और निम्न दाब, तब जाकर के ये हेनरी के नियम का पालन करेंगी। दूसरा, गैस को विलायक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए। यदि कोई गैस हम ले रहे हैं और वो विलायक के साथ कोई अभिक्रिया कर रही है तो हेनरी का नियम नहीं लगेगा। तो हमें भाषा लिखनी चाहिए कि हेनरी का नियम केवल उन्हीं गैसों के लिए लागू होता है जो विलायक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं। जैसे अमोनिया गैस है, अगर हम अमोनिया गैस को जल में घोलें तो वो क्रिया कर लेती है, क्रिया करके क्या बना लेती है? NH4OH बना लेती है। तो अमोनिया गैस पर हेनरी का नियम नहीं लगेगा क्योंकि वो जल के साथ क्रिया करके जल में घुलने पर वो क्रिया कर लेती है। दूसरी लिमिटेशन, तीसरी लिमिटेशन क्या है कि जो गैस है उसको विलायक में घोलने पर वो आयनों में नहीं टूटनी चाहिए। जैसे HCl गैस है, ठीक है, अब हमने HCl गैस को जल में घोला तो जल में घुल तो गई मगर हमको वो आयन मिल गए, H आयन मिल गया और Cl आयन मिल गया। तो इस तरह से आयनों में भी उसका निर्माण नहीं होना चाहिए। इसलिए हेनरी का नियम HCl गैस पर भी लागू नहीं होता है, या उन सभी गैसों पर लागू नहीं होता है जो जल में घुलने पर आयनों में टूट जाएं या जल में घुलने पर वो उसके साथ रिएक्शन कर लें, तो उनसे या उन पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, और आदर्श गैसों के लिए ही लागू होता है। वास्तविक गैसों पर अगर लागू कराना है तो आपको उच्च तापमान और निम्न दाब लेना पड़ेगा, तब जाकर के हेनरी का नियम का पालन होगा। तो ये हमारा टॉपिक था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में बहुत पूछा जाता है हेनरी का नियम। इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। मैंने पूरा वर्ड टू वर्ड लिख दिया है, बस यहाँ की भाषा थोड़ी बना करके आप लिख लीजिएगा तो आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से इसको लाइक कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।